अपने कॉलेज के ग्राउंड में अपने दोस्त के साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला यार रेड बुल इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है, तेरे को इंटर्नशिप का देना इंटरव्यू तो दे ले। द गाय जो अंदर बैठा था इंटरव्यू लेने के लिए, ही आस्क्ड मी माउंटेन ड्यू और रेड बुल, मैंने बोला माउंटेन ड्यू। So he was like, this girl is sitting in Red Bull's interview saying Mountain Dew. Why? मैंने बोला because I have never had Red Bull. हाँ. उसने मुझे समझाया कि रेड बुल क्या करता है, कैसे करता है, ये करता है, वो करता है, 2-3 सवाल पूछे एंड दैट्स इट। जो आजकल का नोशन बन गया है ना, अरे तुम सिर्फ खुद की सोचो, सबकी सोचने में कुछ नहीं पड़ा, दैट इज अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग। True. बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। अगर आपको सोशल उस एनवायरनमेंट के अंदर एज अ किंग, एज अ लीडर रहना है ना, तो राजा को हमेशा प्रजा की सोच के ही चलनी पड़ती है। दिस गाय, इस इंसान का सोशल सर्कल इतना बड़ा था ना कि ये 1.5-2 किलोमीटर की गली जाम करवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एक कॉल पे। वो सारे लोग रेशु को बाय फेस, बाय नेम एंड बाय क्वालिटीज जानते हैं, जबकि मुझसे कभी नहीं मिले जिंदगी में। तो मेरे घर वालों ने मुझे घर की दहलीज से पैर बाहर रखने से पहले सेलिब्रिटी बना दिया था। मैं जब यहाँ पे थी, दिल्ली जब मैं आई थी, तो मेरे पास ना 2500 रुपये थे अकाउंट में, है ना, और मेरे घर वालों को लग रहा था इसके पास फाइनेंशियल बैकअप है। मैंने यहाँ आने के बाद 7 दिन अपने घर पे वीडियो कॉल नहीं किया। रीज़न बीइंग, उस घर के अंदर छिपकली, चूहे, कॉकरोच, मकड़ी, ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं था जो नहीं था। जो हमारे साथ हैं उनका एक्सपर्टीज़ मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्पीकिंग, और अपने आप को मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और कम्युनिकेशन कोच बोलते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया में एक कोच कल्चर चल गया है इसलिए, लेकिन उन्होंने सब अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने उनकी रील देखी थी, उस रील का कंटेंट मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, तो मैंने सोचा कि जब इन्हें ये पता है तो इन्हें इसके अराउंड और क्या क्या पता है। तो आज हम यही बात करेंगे और आओ सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसे चल रहा है संडे, और कैसे हो आप बताओ। एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी राहुल। इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन बिफोर दिस पॉडकास्ट इवन स्टार्टेड। ऑसम। एंड हाँ, मतलब संडे का प्लान यही था, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से प्लान कर रखा था कि आज हमारा प्लान सेट है, संडे को 12:30 बजे मुझे यहाँ पे राहुल से मिलना है फॉर दिस पॉडकास्ट। सो दिस इज हाउ इट वाज एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ हाउ दिस कॉन्वर्सेशन अनफोल्ड्स। डेफिनेटली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो एक सबसे, जब आपने बायो रिकॉर्ड किया है अपने इंस्टाग्राम के लिए, उस बायो में आपकी जर्नी थोड़ा दिखती है, मतलब वॉक थ्रू होते हैं उस जर्नी के राउंड के। आपने एक इवेंट, उसमें मोटा मोटा यही समझ में आता है कि एक इवेंट होस्ट कर रही है या एंकर कर रही है रेशो, और तो वो पहले तो उस जर्नी के राउंड बताओ, और फिर इसका ही कीड़ा क्यों काटा कि हम मुझे इस वॉइस कोच या फिर वॉइस के राउंड कुछ करना है, या फिर कुछ ऐसा करना है जिसमें प्रेजेंस ज़्यादा हो, या जर्नलिज्म में ही जाना है। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं, वो इवेंट क्या था, उस इवेंट में क्या हो रहा था, कितना केओस था। ठीक है। सो इवेंट का तो कभी ऐसा नहीं था दिमाग में कि इवेंट करना है, इवेंट मैनेजमेंट, और इवेंट मैनेजमेंट में अभी भी नहीं कर रही। बट आई एम वर्किंग विद iDigitalpreneur, जो कि अपेरेंटली इंडिया का सबसे जल्दी फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक प्लेटफॉर्म है, सबसे जल्दी ग्रो करने वाला। सो iDigitalpreneur के साथ काम करते टाइम जिस कोर पे हम काम करते हैं, दैट कोर इज दैट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएई, बांग्लादेश एंड नेपाल, आर कनेक्टेड विद अस। और हम ऐसी चीज़ों के अंदर उन लोग को ट्रेन करते हैं जो बेसिकली फ्यूचर के लिए रेलेवेंट होने वाली। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग हो गया, अच्छा, फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, आपका पॉडकास्टिंग हो गया, ब्लेंडर हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, ऐसी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जिनसे बंदा कमा सके, एटलीस्ट कमा सकता है, और रेलेवेंट रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं। दैट्स हाउ स्टूडेंट्स एनरोल विद अस। तो अब उस कम्युनिटी के लिए हम ऑफलाइन भी कुछ करना चाहते थे, क्योंकि डिजिटल इतना हो गया था, कोविड के बाद डिजिटल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें चाहिए था कि एक मैसिव लेवल पे एक ऑफलाइन इम्पैक्ट क्रिएट करते। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं, दे आर समवेयर और द अदर फॉरगेटिंग देयर आइडेंटिटी, तो लेट अस हेल्प पीपल फाइंड आउट देयर अस्तित्व, व्हाट इज देयर पर्पस, व्हाट इज देयर बिगिनिंग, और वैसा करके। तो ऐसे करके अस्तित्व का आइडिया आया। इट वाज अ रैंडम आइडिया जो हमारे दिमाग में आया। कितना टाइम लगा पूरे इस प्लानिंग में? वैसे तो 4-5 महीने की प्लानिंग थी, बट अगर एग्जीक्यूशन की बात करी जाए तो हमने ये जो पूरा इवेंट खींचा है, हमने 60 दिनों के अंदर, 50-60 दिनों के अंदर खींचा। और इवन इवेंट की सुबह जब हम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर गए, व्हेन यू ओपन दैट ऑडिटोरियम गेट ना, और जब आप जाते हो तो एकदम ऐसे हवा का मतलब एक आंधी सी आती है, क्योंकि वो इतना बड़ा है। देयर वर 25,000 सीट्स।
तो अब हम अंदर थे, वी वर ऑल सेटिंग अप, और आज अनुभव सिंह बस्सी का पैराडॉक्स का शो होने वाला है, पैनल डिस्कशन होने वाला है, इतनी, एंड एवरीबडी, यू विल नॉट बिलीव राहुल, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल जो बाहर का था और उसने हमें आकर ये नहीं बोला कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इंडोर स्टेडियम में 18,000 लोगों की जनता, वो भी यंगस्टर्स, ज्ञान की बात सुनने के लिए 4 घंटे बिठा के रखना, नहीं मान रहा था कोई भी हमारी बात। वी वर देयर, द शो स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड रोलिंग ऑन, लोग अंदर आने लगे, सीट्स धीरे धीरे फिलअप होने लगी। देयर केम अ पॉइंट इन टाइम जब बाहर 5,000 लोगों की वेटिंग थी और हमें पुलिस को बुलवाकर गेट्स बंद करवाने पड़े, वहाँ इतना क्राउड आ गया था, खतरनाक। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट इवेंट, एंड आई और एनीबडी फ्रॉम दिस टीम जिसने अस्तित्व करवाया, इफ यू सिट अक्रॉस विद देम, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी कभी भी वो फीलिंग एक्सप्लेन कर पाएगा कि जब वो स्टेडियम भरा, बिकॉज वी वर 3 o'clock in the night, 4 o'clock in the morning, we were always working. तो हमें अंदाजा, हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। एंड एज फार एज द होस्टिंग इज कंसर्न्ड, अस्तित्व को मैंने होस्ट नहीं किया था, बट आई हैड रिपीटेड अपीयरेंस ऑन द स्टेज, वो भी इसलिए क्योंकि वो शो ही हमारा था। ट्रू। तो दैट वाज अ होल एक्सपीरियंस, और हम में से किसी के पास भी कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। बढ़िया। लेकिन अब जब आप ये सब कर रहे थे तो कैसे अलग अलग दिन, डे वाइज एक ही दिन में सब कुछ इवेंट किया, या फिर कैसे मैनेज कर रहे थे? इवेंट एक ही दिन का था। और बंदे कैसे आ रहे थे जो गेस्ट थे, जिन गेस्ट बोले तो जो स्पीकर गेस्ट थे? वो कैसे? सब लोगों का टाइम था सुबह आने का। They all came on that time. They attended the whole show as well. उन्होंने भी पूरा शो अटेंड किया। एंड हमारे शो के साथ साथ ही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर ही बाजू वाले ही स्टेडियम में एक और शो चल रहा था। अच्छा। तो हाँ, कुछ ऐसा सच फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ब्रांडिंग इतनी ज्यादा होती ना कि आप जहाँ भी जा रहे हो यू कैन सी दैट। So all the influencers, all the guests, they all came on the time that was given to them. It was very cooperative of them. वो आए, उन्होंने पूरा शो अटेंड किया, बस्सी केम, देन पैराडॉक्स केम, एंड देन इट वाज अ फुल पावर पैक्ड, जैम पैक्ड शो। ट्रू। और फिर उसके बाद जैसे अमोघ लीला प्रभु भी आए थे, तो क्या क्या सेक्शंस आप लोगों ने इसकी 0 से लेकर एंड तक कितना खर्चा हुआ होगा, और कौन था मेन ब्रांड जो इन्वेस्ट कर रहा था? आइडिशलिपन्योर, इट वाज 100% बूटस्ट्रैप्ड, सब कुछ हमने खुद ने किया। और इतने बड़े इवेंट में जैसे ललन टॉप भी कराता है आजकल, ललन टॉप भी अपना, वो शायद गुड न्यूज़ या क्या नाम है, इंडिया टुडे के ग्रुप के पार्ट में है, इसलिए उनका बजटिंग समझ में आता है कि वो तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहा है। और आप जैसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ही सब कुछ कर रहा है, जो उसने स्क्रैच से सब कुछ बनाया, फिर स्क्रैच से इतना बड़ा इवेंट कर रहा है, उसका कितना बजट जाता है, या फिर कितना डिपेंडेंसी? It was 100% bootstrapped. आप ये सब बातों के अलावा, मैंने शायद आपके इंट्रो के साथ इनजस्टिस किया हो, तो उसको हम रिकवर करेंगे। आप बताओ कि अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, क्या बताना अच्छा लगता है कि मैं ये हूँ, अपने बारे में क्या बताना लोगों को अच्छा लगता है, और आप अपने आप को थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ कि मैं ये। Okay, that's again like one of a very nice questions. इस टाइम पे मैं ऐसे थोड़ा वो हो जाती हूँ कि क्या बता दूँ। So my name is Reshu, as you know. और अभी फ़िलहाल को मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है विच इज़ कॉल्ड रेशू स्पीक्स, जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन और मार्केटिंग से मिलती जुलती बातें करती हूँ। नाउ if I talk, see I'm 24 years old, okay, and I've been working for 10 years. 10 साल, लगभग 9-10 साल हो चुके मुझे काम करते हुए। हे भगवान, क्या बोल रही हो आप कि अगर 10 साल 24 तो 14 साल की उम्र से? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 14 साल की उम्र से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चलो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाँ। तो अभी मेरा जो एक बोलते हैं ना प्रोफेशनल टर्म जिसको आप बोलते हो, दैट इज अ कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग मार्केटिंग के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर बहुत बढ़िया चलता है, और वो इस तरीके से चलता है कि यार इस चीज को अगर आपको ऐसे दिखाना पड़े तो आप कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ले जा सकते हो आगे। सो दैट इज मार्केटिंग। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ना, 4th-5th स्टैंडर्ड में, आई वॉज द ओनली चाइल्ड, माई सिस्टर इज 10 years यंगर देन मी, तो मैं बहुत टाइम तक अकेले, मतलब सिंगल चाइल्ड थी, मौज करिए अकेले। तो उस टाइम पे ना एक वो चीज़ होती है, क्योंकि मेरे से जो बड़े थे वो मेरे भाई थे, मतलब भाई हैं, कजन्स, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मेरे से छोटा कोई था नहीं। तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती थी बोलने की एज एन कहानियां मैं दुनिया भर की सुना सकती हूँ, बट अगर मुझे कोई एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि यार ये शायरी, ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग में आ गया। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा उस टाइम पे इतना खुला हुआ नहीं होता था कि वो अपने मम्मी पापा को जाकर शायरी सुनाए, क्योंकि उसको पता है बाय डिफॉल्ट ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जोड़ देंगे साथ में, कोई मतलब नहीं है।
तो आई यूज टू राइट दो शायरीज डाउन Okay. इन 5th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज देयर. तो उसके बाद कुछ चीज़ें होती थी जिनके बारे में मुझे बात करने में डर लगता था. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्लास के अंदर किसी ने चॉकलेट दी, आपको चीज़ बढ़िया लगी, अब आप घर पे नहीं बोल सकते हो, बट यू वांट टू शेयर इट विद समबडी. मेरे को इतना पता था कि ये मैं अपने दिमाग में नहीं रखूंगी, तो मैंने लिखना शुरू किया. मेरे दादाजी ने मुझे ऐसे, दादा क्या करते थे, पुरानी डायरीज जो होती थी उनके पास पेजेस होते थे खाली, उनको सूती का जो धागा आता है उससे पूरा बाइंडिंग कर देते थे और वो डायरी बना के देते थे मुझे. मेरे पास आज भी वो डायरी रखी हुई है. तो मैं उसके अंदर लिखना शुरू करती थी. अब लिखती भी उस टाइम पे भी एक और डर होता था कि मम्मी ने अगर पढ़ ली तो लग गए. तो मैं क्या करती थी, गानों के जो लिरिक्स होते थे वो चेंज करके और गानों के अंदर अपनी कहानी बता देती थी. क्या बात है, खतरनाक. तो मम्मी को लगता था कि बच्चा क्रिएटिव है, मम्मी को समझ नहीं आ रहा बच्चा किस बारे में सॉन्ग्स लिख रहा है, सॉन्ग राइटर है बच्चा. तो मैं ऐसे करके लिखती रहती एक आध हमें दे दो एग्जांपल प्लीज. यार ऐसे तो याद ही नहीं है मुझे. अगर मुझे प्रिपेयर्ड होता ना मैं वो डायरी लेकर आती. बट माय इंस्टाग्राम हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आई विल श्योरली इफ वी गो अबाउट इट तो मैं बोलूँगी उसके अंदर कुछ. तो वो डायरी के अंदर वैसा वैसा करते गए तो मुझे धीरे धीरे चलते समझ में आने लगा कि मुझे लिखना पसंद है. अब ये हो गया फेज 1. यहाँ समझ में आया कि आपको लिखना पसंद है, आपको लिखना अच्छा लगता है, आपको मजे आते हैं. चलो ठीक है. अब मुझे लाइमलाइट भी पसंद थी, पर लाइमलाइट पसंद होने का ना एक डिसएडवांटेज था कि मुझे डर भी लगता था. मुझे लाइमलाइट चाहिए, पर मुझे वो अकेले वाली लाइमलाइट से डर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा. तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि थोड़ी थोड़ी मिलती रहे, है ना. और उसी में मजा आता था कि स्टेज पे अगर असेंबली है तो ग्रुप के अंदर खड़े हैं असेंबली में. स्टेज पे अगर टॉपिक ऑफ द डे चल रहा है, क्लास का टर्न आया, तो उसमें प्लेज के अंदर एक चीज जो रटी रटाई बोलनी है उसके अंदर आ गई. सेफ खेलते रहो, बस लाइमलाइट अटेंशन आना चाहिए. क्योंकि लोगों के अंदर वो बात रहनी चाहिए कि हमेशा उधर रहती है. अपनी असेंबली के अंदर जब मैं स्टेज पे नहीं होती थी तो लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि किसी को भी रैंडमली पॉइंट आउट करके बोल देते थे कम एंड स्पीक द टॉपिक ऑफ द डे. अच्छा. और मेरी हाइट क्लास में कंपैरिजन में छोटी थी, तो मैं पीछे ही खड़ी होती थी कि भाई मुझे मत बोलो. तो देन समथिंग हैपन. मैं आज तक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ राहुल, मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकती. एंड इफ रेशु शर्मा इज रेशु शर्मा, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कूल एंड द थिंग दैट हैपेंड. तो यार हुआ क्या, मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में आई. 10th स्टैंडर्ड तक का बताती हूँ. मेरे ना हमेशा से लड़के बहुत ज़्यादा दोस्त रहे हैं, मेरी लड़कियों से थोड़ी कम बनी है. ठीक. क्यों कम बनी है? क्योंकि मैं हमेशा से भाइयों के अंदर पली बड़ी हूँ. दादा के साथ ज़्यादा हैंग आउट करती थी, मामा के साथ ज़्यादा हैंग आउट करती थी. तो वो जो लड़की वाला टेक्सचर है ना वो थोड़ा कम है कि मैं समझा नहीं पाती अपनी बात, या फिर मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती उस बात से. ऐसा नहीं है कि मेरे को लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, पर मैं बस जेल नहीं कर पाती थी उतना अच्छे से. तो मेरी टीचर्स ने ना बहुत गलत परसेप्शन बना रखे थे मेरे लिए. तो वो परसेप्शन कई बार उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता था, कई बार कैसे रिफ्लेक्ट करता था. बट देन आई हैड सम वेरी वेरी नाइस टीचर्स इन माई लाइफ. तो मेरा 10th का रिजल्ट आया और 10th के टाइम पे पापा ने मुझे एक फ़ोन दिलाया था. तो सारे घर वाले पापा के अगेंस्ट हो गए थे कि 10th में फ़ोन कौन दिलाता है, ये करता है वो करता है. दिला दिया. मेरी 10th में बनी 9.6 CGPA बन गई. पूरे खानदान में किसी का ऐसा रिजल्ट नहीं आया था 10th स्टैंडर्ड में जो मेरा आया. माई फादर वॉज वेरी प्राउड. दैट्स व्हेन मेरी स्कूल के टीचर्स का परसेप्शन चेंज हुआ. कि स्टूडियस है. अब 11th स्टैंडर्ड में ना मैं 8th और 9th स्टैंडर्ड में मेरे को कभी भी प्रीफेक्टोरियल काउंसिल के अंदर बैच नहीं दिया गया, जो मेरे अंदर के मैं को ना बहुत हर्ट करता था कि यार मैं सब तो सही कर रही हूँ, क्या दिक्कत है. बट जब रिजल्ट आया, 10th स्टैंडर्ड आया, 10th स्टैंडर्ड आने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड थी आंचल. शाउट आउट. तो आंचल ने मुझे आकर बोला कि तेरा नाम वाइस कैप्टन के लिए सजेस्ट हुआ है येलो हाउस. तो मैंने बोला पागल मत बना मुझे. आई वॉज हैप्पी बियॉन्ड द बाउंड्स. मतलब मेरे को मैं मान ही नहीं पा रही थी इस बात को. उसने मुझे बोला चली गई. अब इसी दिन शाम को प्रीफेक्टोरियल काउंसिल की इन्वेस्टर सेरेमनी है, हम सब लोग बैठे हुए हैं. स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, इट्स द टाइम फॉर द वाइस कैप्टन ऑफ सीरीन हाउस. और उन्होंने नाम लिया मातृंजय, एक और लड़का था उसका. My dreams were shattered, broken. I was heartbroken. मैं मतलब मेरे आंसू ना यहाँ तक आ गए थे. इतनी बड़ी बात नहीं थी. जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ना मिले तो ना मिले. पर मेरे पास उस टाइम पे वो समझ नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी वो. तो I was broken. फिर अनाउंसमेंट हुई, now is the time to invite the captain of Serene House on stage. आप मानोगे नहीं कि यूनिवर्स ना आपको देने के लिए खड़ा हुआ है, आप में बस मांगने की हिम्मत नहीं है.
मैंने माना ही नहीं था कि कभी मुझे कैप्टन भी मिल जाएगा वाइस कैप्टन की जगह. दे अनाउंस्ड रेशु शर्मा और मेरे बाजू में मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों का एक ग्रुप था, पूर्वा, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई टोल्ड हर जा तेरा नाम बोल रहे हैं. शी वाज लाइक तू पागल है क्या? मैंने बोला गो. शी लिटरली स्लैप्ड मी एंड सेड ब्रो तेरा नाम बोल रहे हैं. एंड मुझे आज तक अपनी जिंदगी में दूसरा मोमेंट याद नहीं है जब रेशु शर्मा खड़ी हुई है, उसके हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं. आई हैड टू वॉक अप ऑन द स्टेज और मेरे को वो प्रॉपर 50-52 स्टेप्स जो मैंने लिए ना स्टेज तक के, एक एक स्टेप याद है. मैं स्टेज पे गई हूँ. आई वॉज ट्रेम्बलिंग इन फ्योर. मेरे को नहीं पता था इस बात पे कैसे रिएक्ट करना. आई वेंट देयर, आई गॉट दैट कैप्टन्स बैज एंड आई वाज लाइक डैम, आई एम गोइंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी सीरियसली. दैट इज व्हेन द होल गेम चेंज्ड फॉर मी. उसके बाद मैंने, जहाँ मेरे को वो ग्रुप स्पॉटलाइट की आदत थी ना, आई स्टार्टेड स्टैंडिंग आउट. मैंने 5 लोगों से बात करके 50 लोगों को इंडिकेशन देना शुरू किया, 100 लोगों को इंडिकेशन देना शुरू करा, 500 लोगों को इंडिकेशन देना शुरू करा. when it was my farewell, I got that Shaz that wrote Voice of SRN. तो ये मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड से लेकर निकली. Then entered a teacher in my life. Her name was मेघना. शायद आपने अपने स्कूल डेज के ऑडिटोरियम या कुछ इस टाइप का फोटो भी शेयर कर रखा है. शेयर कर रखी है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे. यार इट इज देयर. तो एक मैम आई मेरी लाइफ के अंदर. आई एम सो सॉरी दिस इज टेकिंग नहीं चलता है. दिस इज तो मेघना मैम, आई डोंट नो वेयर डिड शी कम फ्रॉम. वो हमारी ही, जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्हीं की एक स्टूडेंट थी. वो वापस हमारे स्कूल में आई बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए. हमारी क्लास में आई, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने लगी. एंड आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट दैट वुमन. शी वाज, हर ऑरा वाज सो ग्रैंड. और उनके साथ कुछ था. तो उनकी क्लास में ना, आई यूज्ड टू हैव माय बीएसटी बुक एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट. आई वाज लाइक, अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि यार पर्सनैलिटी पॉइज कैसी होनी चाहिए, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि मेघना मैम जैसी होनी चाहिए. वन डे शी टोल्ड मी कि रेशु यू कम आउट. कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने मुझे बोला जयपुर इंटर कॉमर्स डिबेट होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू डू दिस. एंड आई वाज लाइक मी, मैंने आज तक डिबेट नहीं करा अपनी जिंदगी में. शी वाज लाइक नो, आई विल टेल यू हाउ टू राइट द डिबेट स्पीच एंड यू प्रिपेयर फॉर दैट. वाज लाइक ओके. मैं इतनी भूखी थी ना सीखने की और लाइमलाइट की कि जिस दिन उन्होंने मेरा डिबेट प्रिपेयर करवाया, उसके बाद एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू रीच 7 o'clock टू स्कूल एंड आई यूज्ड टू स्टे टिल 11 o'clock इन द स्कूल. 2 बजे स्कूल खत्म होता था. मैं हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल का जो मेस था वहाँ पे माइक था, वहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो क्या होता है. एंड आई वाज लाइक, जितने बंदे आ रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने या फिर परफॉर्म करने, वो सब मुझसे बहुत आगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिबेट्स करी है. MPS के बच्चे थे, यहाँ के बच्चे थे, वहाँ के बच्चे थे. आई प्रिपेयर्ड, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड. मेरे मामा मुझे रोज़ रात को लेने आते थे, 11 बजे पिक करने आते थे. प्रिपेयर किया. खाना भी स्कूल में ही खाती थी. जिस दिन डिबेट था उस दिन मैं गई. मेघना मुझसे पूछती है कि रेडी? मैंने यस. बोलती पेपर दिखा. मैंने पेपर दिया. शी टुक द पेपर, शी टोन द पेपर एंड शी टोल्ड मी दिस इज द लास्ट and the first time that you are going to use a paper reference for your debate, no more. I'm not even lying, I swear to God. वो दिन है, आज का दिन है. मैं 1200 से ज़्यादा डिबेट्स कर चुकी हूँ और एक भी डिबेट में मैं हारी नहीं हूँ. I have always stood in the top 3. और आज तक मैं जितनी बार स्टेज पे गई हूँ, इंक्लूसिव ऑफ डिबेट्स, रैंडम परफॉर्मेंसेस, जितने मैंने वीडियो शूट्स करे हैं, जितनी मैंने ट्रेनिंग्स ली है, आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड. खतरनाक. आई हैव प्रिपेयर्ड, मतलब नेवर प्रिपेयर्ड का मतलब यहाँ पे नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी. नेवर प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि मैंने कोई पेपर नहीं लिखा. मैंने अपने दिमाग को किसी बेड़ी के अंदर नहीं बांधा. मैंने अपने दिमाग को एवरीडे बेसिस पे इस तरीके से नर्चर किया है कि यू गिव मी अ टॉपिक एंड आई विल बी रेडी टू स्पीक. दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी. देन आई रियलाइज्ड कि आपको लिखना पसंद है, आपको बोलना पसंद है, पर आपको बोलना वो पसंद है जो आप खुद लिखते हो. दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट. आई वेंट, फिर कॉलेज के एडमिशन की बात आई. मैंने सोचा था मैं BMS करूँगी, विच इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. जयपुर के अंदर BMS कहीं नहीं मिला उस टाइम पे, किसी भी कॉलेज में BMS नहीं था. आई वेंट टू ICG, आई डिड नॉट टेक एडमिशन देयर बिकॉज ऑफ अ मेस. देन आई टुक एडमिशन टू JECS यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं घर से पैसे लेकर निकली थी और ये जिद थी कि मैं एडमिशन करा के वापस आऊँगी. BMS के एडमिशन के लिए गई थी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर एडमिशन करा के आ गई. बढ़िया. एंड देन थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग. फर्स्ट ईयर के अंदर जॉब लग गई. कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी. जॉब में भी जाना जरूरी था. फर्स्ट ईयर में जॉब कैसे, इतना आसानी से कैसे बोल दिया? फर्स्ट ईयर में कैसे जॉब लगाई? देयर वाज अ गाय. अगेन, अब सी आई टोल्ड यू ना, अगर मैं आपको वैसे बताऊंगी तो सारी चीजें स्कैटर्ड लगेंगी.
मैं अपने कॉलेज के ग्राउंड में अपने दोस्त के साथ बैठी थी, एक बंदी मेरी क्लास में थी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, श्रुति। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला यार रेड बुल इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है, तेरे को इंटर्नशिप का देना इंटरव्यू तो दे ले। मैंने बोला देखेंगे यार। द फ्रेंड वो सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शिवालिक, ही टोल्ड मी कि भाई जा, मेरी क्लास है, मैं क्लास अटेंड करके आता हूँ, इंटरव्यू तो है दे। मतलब ठीक है। मैं गई, वहाँ पे 3rd ईयर वगैरह के बच्चे थे। द गाय जो अंदर बैठा था इंटरव्यू लेने के लिए, एपरेंटली उसको किसी ने पानी नहीं पूछा था और मैं इंटरव्यू देने के लिए सीरियस नहीं थी। I went in, I saw there's no water. I asked him, do you want some water? He said it would be great. मैंने पानी मंगवाया, पानी पिया उसने, मैं बैठी उसके साथ, तो बोलता है where are you from, ये वो बातें हुई, 2-3 questions जो उन्होंने पूछे। Then he asked me a question कि that was a very honest thing. He asked me, और उससे पहले मैंने कभी रेड बुल नहीं पी थी। He asked me Mountain Dew और Red Bull। मैंने बोला Mountain Dew। So he was like, this girl is sitting in Red Bull's interview saying Mountain Dew. Why? मैंने बोला because I have never had Red Bull. उसने मुझे समझाया कि रेड बुल क्या करता है, कैसे करता है, ये करता है, वो करता है, 2-3 सवाल पूछे, एंड दैट्स इट। देन अगले ही दिन JCRC यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी और JCRC कॉलेज के अंदर विद द सेम गाय जो मेरे साथ बैठा था, हम दोनों डिबेट के लिए गए थे और हमने अंदर गए, डिबेट हम अपना परफॉर्म किया, बाहर आए। अब बाहर आकर वेटिंग टाइम है क्योंकि रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। मैं अंदर आई हूँ, दिस हैज लिटरली हैपेंड इन माय लाइफ। मैं अंदर आई हूँ, वहां नाम अनाउंस हो रहा है, द फर्स्ट प्राइज गोज टू रेशु शर्मा। मैं वहां गई हूँ, इतने में मेरा फोन बज गया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इट। क्या बात है। एंड आई वाज लाइक आहा, मौज है लाइफ में तो मौज हो रही है। तो वो बहुत अच्छा, मतलब दैट एक्चुअली हेल्प मी रियलाइज कि अगर तू कर रही है ना तो ऐसा कुछ नहीं है जो तू नहीं कर सकती है। तू करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर वाले हमेशा से ऐसे थे कि तू जो करेगी हम तेरे साथ हैं, क्या करेगी बताने वाला कभी कोई नहीं था। तो इसलिए आई वाज वेरी फ्रीक्वेंट विद हिट एंड ट्रायल। तो कैसे ढूंढते थे आप, नॉलेज सोर्स क्या था आपका, कि कैसे पता लगाते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? दोस्तों से पूछ रहे थे? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए वाला स्टेटमेंट ही नहीं रखा मैंने। अगर ये भी करने को है, ये भी करने को है, तो दोनों करने चाहिए। अच्छा, कुछ छोड़ना ही नहीं है। एक बहुत अच्छा सा, इवन आई विल टेल यू इन द पॉडकास्ट ऑल्सो, सिंपल। मैं द्वारका से मान लो ओखला आई हूँ, ठीक है। अब मैं द्वारका से ओखला अगर 50 बार आ सकती हूँ ना, तो हर बार मेरा ये होगा कि अच्छा मैं इस बार यहाँ जाऊँगी, इस बार यहाँ जाऊँगी, इस बार यहाँ जाऊँगी। पर अगर मुझे पता है कि मैं द्वारका से ओखला लाइफ में सिर्फ एक बार ट्रैवल कर सकती हूँ, है ना। अब मुझे पानी पीना है, मैं अलग जगह से पीऊँगी। मुझे उसी पूरी जर्नी में मुझे खाना मैं किसी अलग जगह से खाऊंगी। मुझे ये करना है, मैं कोशिश करूंगी कि द्वारका से ओखला वाली राइड में मैं जितना कुछ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ मैं सब कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। सेम इज विद द लाइफ। ट्रू। ऐसा थोड़ी आपके बार बार चक्कर लगेंगे, आपका एक ही बार चक्कर लगेगा। या तो वेस्ट होगी या फिर टेस्ट होगी। तो अब आप देखो आप क्या करोगे। मेरा सिंपल ये है कि जितना मिल सकता है ना, जितना बटोर सकते हो बटोर लो, वो किसी भी टर्म में हो, आपको यू नेवर नो वेयर यू गोइंग। हाँ, और जैसे आपने भी मेंशन किया कि टोनैलिटी, तो टोनैलिटी जब हम ये फिर कम्युनिकेशन रेल्म में आ जाता है कि कम्युनिकेशन और क्लैरिटी ऑफ स्पीच और ये सब, डू यू वांट, तो कम्युनिकेशन और उस सब में आ जाता है। तो आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी या फिर आपने कैसे शुरू किया इस सेगमेंट में जाना जहाँ पर टोनैलिटी आती है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच आती है, या फिर ब्रेथ एक्सरसाइजेज आती हैं अलग अलग तरह की? तो कैसे सीखा और फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? ओके, सो फर्स्ट थिंग, जर्नलिज्म मैंने किया, बट जर्नलिज्म में कभी भी ये नहीं सिखाया गया। बट हाउ डिड आई लर्न इट? वही कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही जब रेड बुल पे जॉब लगी थी ना, तभी थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया था मैंने। अच्छा। अगेन थिएटर के लिए मुझे मेरी एक दोस्त ने, उसने मुझे कॉल किया एंड कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने का। शी रैंडमली कॉल्ड मी, मैं कॉलेज से बाहर जा रही थी, थिएटर के इंटरव्यू चल रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर पीपल, तुझे इंटरव्यू देना है तो 4th फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा है, तू जाके दे। रैंडम, आई वाज लाइक ओके। मैं थिएटर का इंटरव्यू देने चली गई, और ऑडिशन देने चली गई। ऑडिशन देने गई, अगेन दिस गाय जो रेड बुल के टाइम पे शिवालिक की वो सिटिंग लाइक, ही वाज द वन टू टेक माय इंटरव्यू। ही पिस्ड मी ऑफ सो मच। जब मैं गई ना वहाँ पे, पहली बात तो मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं मिला। अब मैं जिसको अटेंशन की इतनी आदत हो चुकी है, उसको चाहिए अटेंशन। मैं गई वहाँ पे, he did not give me attention. Then he asked me that you have to act as a dustbin. ठीक है, अब सोचो, अब मेरे पास 3-4 मिनट का टाइम है कि मुझे डस्टबिन बनना है। आई केम आउट विद अ प्लॉट कि मैं किसी एक राइटर के घर का डस्टबिन हूँ, ठीक है, और मुझे अपना ग्रीफ बताना है, बिकॉज वो जो राइटर जो भी लिख रहा है, ठीक है,
वो जो भी चीजें लिख कर रिजेक्ट कर रहा है वो डस्टबिन में फेंक रहा है, बट जो भी चीज फाइनल हो रही है वो छप जा रही है, वो डस्टबिन में नहीं जा रही। True. तो डस्टबिन ने सारा रिजेक्टेड काम पढ़ा हुआ है और उसने फाइनल काम नहीं देखा हुआ। तो आई हैड टू शो दैट ग्रीफ एंड आई वाज वेरी क्विक विद राइटिंग पोएम्स, सो आई रोट अ पोएम। और मैं ऐसे करके Do you remember this? The poem? No. But I have a lot of things written. I will show you something. 4 से 5-6 साल पुरानी। ठीक। तो मैंने वहाँ बैठकर वो पोम बोली, मतलब ऐसे बैठी मैं as a dustbin, and I started saying, and that's how I was selected. And then I and Shivalik became very. तो ये काफी वैसा वाला होगा कि हम दुख व्यक्त करें तो वो वाला टोन होगा, दुख वाला टोन होगा, सैड थोड़ा सा अग्रेसिव और थोड़ा सा वो था, पता नहीं क्या ही था वो, बट या इट वाज क्विक एंड इट। तो मेरे को लगता है ना ऐसी पर्सनैलिटी मेरी भी कुछ रही है। बेसिकली इसको बोलते हैं कि हम सब चीज़ को यस इसलिए बोलते हैं कि हमें चाहिए होता है कि यार कुछ नहीं तो प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारा काम हो जाएगा जिसको दिखा देंगे कि हमने ये सब किया था। तो मे बी यू आर इन दैट जोन कि सब सीख लूँ फिर प्लेसमेंट के टाइम पे ये नहीं बोलेंगे कि आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मैंने सब किया है। मैंने कॉलेज का फर्स्ट हमारा जो ओरिएंटेशन डे था ना, ओरिएंटेशन डे पे जो आपको इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं, ओरिएंटेशन में मेरे पास बोलने को ये था कि मेरे पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है अपने कॉलेज के पहले दिन, क्योंकि आई वर्कड विद कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। मैं मतलब मैं देखने में बहुत स्टूपिड लगती थी, बट जब मैं उन लोगों से जाके बात करती थी ना, दे यूज्ड टू फील लाइक कि ये बच्ची बहुत भूखी है, ये बात करना चाहती है, कॉन्फिडेंस दिखता है कि मतलब इसको चाहिए कि हाँ मुझे और बताओ। क्यूरियस चाइल्ड है। और इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी मेरा इंटरव्यू ऐसे ही हुआ था। अगेन मेरे जीजू का म्यूचुअल्स करके एक कैफे था टॉक रोड पे जयपुर पे, वहाँ पे उन्होंने 3 दिन की एक समर वर्कशॉप करवाई थी जहाँ पे फोटोग्राफी, DSLR फोटोग्राफी की। बढ़िया। एक बंदा वहाँ पे फोटोग्राफी सिखाने आया, मैं वहाँ पे ऐसे ही चिल करने गई। वो बंदा जब मेरा लास्ट डे था तो उसने बोला आई विल ड्रॉप यू। मैंने ओके, क्योंकि वो भी सेम ही एरिया में जा रहा था जहाँ मैं जा रही थी। हम गए, उसने मुझे बोला कि मुझे एक सामान उठाना है मेरे भैया के घर से, तो भैया के ऑफिस से। मैंने ओके, मैं वेट करने लगी तो उसके भैया आए हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोकॉम इंटरनेशनल। ठीक है। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा कि ये पोम्स लिखती है, ये करती है, वो करती है। उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं फोटोज देखकर पोम्स लिखती थी, उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। उन्होंने मुझे बोला इस पे कुछ लिख कर बताओ, बोल कर बताओ। मैंने वहाँ खड़े खड़े भगवत गीता देखी, मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आई वो मैंने उन्हें बोलकर बताई। ही हायर्ड मी देन एंड देयर, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी टूवर्ड्स माइक्रोकॉम इंटरनेशनल एंड सेव द हेरिटेज फाउंडेशन स्टार्टेड। अब इस टाइम पे मैं अभी अपनी 12th से निकली भी नहीं हूँ। मेरी 12th भी चल रही है साथ में, और मेरे को अभी कॉलेज करना है। पर तब तक मैं उस वहाँ पे काम करने के बाद मैं इतने सारे किंग्स एंड क्वींस के पास, इतनी सारी अलग अलग जगहों पे जा चुकी थी। सिटी पैलेस का मेरे पास ग्रीन लाइब्रेरी कार्ड आ गया था, आई कुड गो देयर एंड रीड फ्रॉम देयर लाइब्रेरी एनी टाइम दैट आई वांट। तो ये सारी चीज़ें हुई, और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप इन मी कि यू आर हियर टू गेट अ लॉट, पर उसके लिए तुझे करना ही बहुत पड़ेगा, और करना तो मैं चाहती थी। और ऐसा कभी हुआ है कि भी आपने किसी चीज़ के लिए मना करा हो, जो याद रहा हो कि यार मैंने उस चीज़ के लिए बोला, उस चीज़ के लिए ना बोला था, और फिर ऐसा हुआ कि वो चीज़ अच्छी थी, बाद में पता चला कि वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जिस चीज़ के लिए मना किया है ना कि ये तो मैं कभी नहीं करूँगी, मेरे साथ वही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, विच इज़ वेरी फनी। स्कूल की तरफ से हमें कैंपस ड्राइव पे लेके जाते थे कॉलेजेस दिखाने, कि यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट बोलते हैं ना उसको। हाँ, मतलब ऐसा कि 12th के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन प्रेफर दीस कॉलेजेस, वैसे कैंपस ड्राइव। तो हमें लेकर गए थे JCRC यूनिवर्सिटी। मैंने लिटरली निकलते टाइम बोला था मैं पूरे जयपुर में अगर ये आखिरी कॉलेज होगा ना तो भी नहीं पढ़ूंगी इसमें। आई एंडेड अप ग्रेजुएटिंग फ्रॉम JCRC यूनिवर्सिटी। जब हमें लेकर गए थे तब वहाँ पे मास कॉम डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैंने वो किया। उसके बाद आई यूज्ड टू हेट दिल्ली। मुझे दिल्ली यार, मैं जयपुर से आती हूँ, बहुत शांत शहर है, बहुत साफ शहर है, मुझे दिल्ली पसंद ही नहीं। साफ तो नहीं, धूल तो वहाँ भी उड़ती है। धूल तो उड़ती है, वैसा साफ नहीं, मतलब वहाँ पे पहाड़ों के नाम पे कूड़े के पहाड़ के सिवा और चीजें हैं। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि कुछ भी हो जाए, चंडीगढ़ चलेगा, मुंबई चलेगा, पुणे चलेगा, कुछ भी चलेगा, दिल्ली नहीं चलेगा। आई एंडेड अप कमिंग टू दिल्ली एंड आई एम हियर इन दिल्ली फ्रॉम पास्ट 3 years। और दिल्ली ने पाला है आपको, दिल्ली ने मुझे पाला है जेन्युइनली। ट्रू। तो जिन चीज़ों के लिए मैंने मेरी ज़िंदगी में बोला है ना कि यार ये मैं नहीं करूँगी, वो चीज़ें अपने आप मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैंने ये रूल बना लिया, रेशु नेवर से नेवर, यू डोंट से नेवर, बिकॉज द मोमेंट यू से नेवर वही होगी इट हैपेंस। तो मैंने वो वाला चीज़
वैसे कर ले, तो दैट्स हाउ दिस और ऑल आपके अराउंड फ्रेंड सर्कल कैसा था और लड़कों का टेंशन कैसा था? क्योंकि जब एक बंदा ऐसा इतना गट्सी होता है, इतना एक्सट्रोवर्ट होता है, तो उसको मना करने में बड़ा पंगा आता है कि यार कोई फेवर मांगता है तो मना, अरे कैसे मना करूँ इसको, क्योंकि वो फिर बुरा मान जाएगा। क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ आप एक सोशल वाइब भी लेके चलते हो कि मैं सोशली भी, जब तक वो आसपास दोस्त कहते रहते हैं ना कि भाई क्या बात बोली है, क्या काम किया है तूने, तो अच्छा लगता है। तो वैसे उसमें आप मना कैसे कर पाते थे? या किसी का कुछ फेवर देना होता था, लेना होता था किसी को फेवर, आप तो करते थे फेवर या फिर कह देते थे कि यार ठीक है? मेरे साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है हमेशा से, और ये चीज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी काफ़ी हुई है। दैट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक आई हैव ऑलवेज बिन अ गिवर। ओके। मुझे अगर आप मेरे से भी पूछोगे ना, मुझे जेन्युइनली याद नहीं है मैंने फेवर के लिए कॉल कब किया था। और ये चीज़ मेरे दिमाग में, शायद मुझे फेवर मांगने से इतना डर लगता था। अब तो काम कर करके अब आप प्रोफेशनल उसमें तो आ ही गए हो, पर मुझे फेवर मांगने से इतना डर लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है फेवर मांग के ना, है ना, तो ऐसा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो इमेज बन जाती थी। इसीलिए मैंने हमेशा से ये ट्राई किया है कि अपने दोस्तों वाले सर्कल में मैं हमेशा, जब मुझे ये एनालाइज हो रहा है, मेरे को ये रियलाइज हो रहा है ना कि हो सकता है इसको मेरी यहाँ पे ज़रूरत होगी, तो वो मुझसे मांगे उससे पहले मैं उसको ऑफर कर देती, सुनिए ऐसे कर लें, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए चीज़, उसको मांगनी ना पड़े। रीज़न बीइंग, यार जब आप 24 साल की उम्र में लगभग 9 साल काम कर लेते हो ना, तो आप देखते हो कि कितने लोगों का करियर बनने से पहले खत्म हो गया जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट आस्क फॉर द राइट हेल्प। आई विल टेल यू, ओगिलवी में जब मैंने काम किया था ना, ओगिलवी के बाद जो मेरा फीडबैक फॉर्म आया था, उस फॉर्म में एक लाइन लिखी हुई थी, दैट वाज दैट शी नीड्स टू स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प, बिकॉज आई एम सो बैड एट आस्किंग फॉर हेल्प। अब पता है, मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम हेल्प क्यों नहीं मांगते या फेवर क्यों नहीं मांगते। मांगने चाहिए, इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। हाँ, हम उसको सोच के चलते हैं कि अगर इसने मना कर दिया तो हमारा तो दिल टूट जाएगा, हम उभर नहीं पाएंगे उस रिजेक्शन से। तो वो सीन रहता है। बट जनरली जब हम पहली बार छोटे छोटे फेवर मांगने से स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे साथ भी था, पर अब मैं धीरे धीरे पॉडकास्ट के चक्कर में फेवर के बिना क्या काम बनेगा, बट इसीलिए पॉडकास्ट के चक्कर में। बट अब वैसे नहीं, खुल के नहीं मांग पाता मैं कि यार मुझे वो खाना है, मेरे लिए ला देगा क्या। मैं ऐसे ऑर्डर नहीं चला पाता किसी पे कि ये तो मैं मानती हूँ ये फेवर है भी नहीं। फेवर इज ऑनेस्टली, जैसे कि अभी मेरे कोई दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि यार दिस गाय वांट्स टू डू दिस, है ना, और ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये शायद ये इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और मुझे पता है इसकी ये चीज़ की प्रॉब्लम मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो सुनना, तुझे नहीं लगता हमें ऐसे करना चाहिए? हाँ, पर इसमें ये भी तो होगा। हाँ, तो क्या हुआ, मैं कर देती हूँ दैट वे। क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगता है कि अगर किसी ने मेरे लिए किया होता ना, तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है आज, बहुत डिफरेंट होती है। एंड दिस इज रियली अ थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल ऑल्सो, कि एक बार ऐसा सोचना, अगर हर बंदा ऐसा सोचना शुरू कर दे, अगर राहुल, अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि अच्छा इसने गर्म पानी मांगा है, इसका गला खराब है, तो चाय ऑर्डर कर देते हैं। मैं आई हूँ, मैं नहीं बोलूंगी आपको कि मैं चाय पी लूँ, बट अगर हर बंदा ऐसे सोचना शुरू कर देना, द ओवरऑल एनवायरनमेंट विल बिकम सो सपोर्टिव एंड पीपल विल शाइन आउट टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। बस उसमें पंगा ही हो जाता है, लोग इसीलिए सोचना बंद कर देते दूसरे के लिए, क्योंकि वो लास्ट में जाके सोचते कि यार मेरा क्या, अल्टीमेट मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा, तो फ़ायदा ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ फ़ायदा नहीं ढूंढता बंदा, वहाँ ऐसे गिविंग नेचर या गिविंग वाले एस्पेक्ट से जाता है। जैसे आपने भी मेरे से पूछा ना कि तो सोशल वाइब आप कैरी करके लेके चलते हो, बंदे हाँ, एक बार के लिए आप किसी इंसान की जिंदगी में वो कैरेक्टर बन के देखो विच ईजेस आउट थिंग्स फॉर पीपल। I will tell you, nobody is going to have a better and a more credible social media या social following like you have. For example, अगर मेरी एक ट्रेनिंग हुई है और उस ट्रेनिंग का किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर या ट्रेनिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखकर उसको जब शेयर किया है ना, दैट इज बिकॉज उस इंसान को लगा है कि उसको जितना चाहिए था मैंने उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। ट्रू। अगर हर बंदा ये करने लग जाए, क्योंकि मुझे आज भी लगता है, मैं आज भी बहुत सारी सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कैसे ही बोलूँ, एंड आई समटाइम्स रियली विश कि यार एक बार मेरे एंगल से सोच के देख इस बात को। अगर हर बंदा सोचने लगे ना, इट इज नॉट लाइक जो आजकल का नोशन बन गया है ना, अरे तुम सिर्फ खुद की सोचो, सबकी सोचने में कुछ नहीं पड़ा, दैट इज अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग। ट्रू। बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। अगर आपको सोशल उस एनवायरनमेंट के अंदर एज अ किंग, एज अ लीडर रहना है ना,
तो राजा को हमेशा प्रजा की सोच के ही चलनी पड़ती है। अगर आप अपने आप को राजा नहीं मान रहे हो ना, तो आप प्रजा की नहीं सोचोगे। और अगर आप अपने आप को राजा मान रहे हो, तो आपको पहले प्रजा की सोचनी पड़ेगी, तभी प्रजा आपको राजा मानेगी, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। ट्रू। और डिफरेंस बस यही है, जो बंदे अपना करते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच को लेके चलते हैं कि मैं अपना अच्छा चाहूँगा, अपना भला करूँगा, वो मतलब उनका होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नहीं होगा, उनका भी होगा। और जो लोग जैसे लीडरशिप स्किल्स लेके चलते हैं, एटलीस्ट पूछ रहे हैं आजू बाजू से कि तुमको क्या ज़रूरत है, तुमको क्या है, वो भी अपनी दूसरी स्किल पे काम कर रहे हैं जो है लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, तो वो उस लेवल, उस फील्ड में ग्रो करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास वो स्किल जाएगी। और जो इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो स्किल है ही नहीं, वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो अगर वो मैनेजर पोजीशन में जाते हैं, जो इंडिविजुअल अप्रोच या इंडिविजुअल माइंडसेट के होते हैं, तो वो लेवरेज नहीं कर पाते। हाँ। वो किसी को काम नहीं दे सकते, दे भी देते तो उन्हें स्ट्रेस रहता है कि यार तू कर देगा ना सही से, तो डेलीगेशन प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें फिर बाद में उस पर काम करना पड़ता है। तो दैट इज़ देयर। उसके अलावा जब आप बोल रहे थे कि ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर लिया है कॉलेज में, अब एटलीस्ट मेरे को लगता है 3-4 सोसाइटीज़ का पार्ट बन चुकी हो आप, या फिर मैं कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट सोसाइटीज थी। क्विंटेसेंस व्हिच वाज डांस, स्वराग व्हिच वाज म्यूजिक, अभिव्यक्ति व्हिच वाज थिएटर, जरूरत क्लब था एक व्हिच वाज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, और ऐसे ही करके 1-2 और होंगी जिनकी मेरे को नाम याद नहीं। तो आई वाज अ पार्ट ऑफ अभिव्यक्ति। अच्छा। क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से थी, प्लस जॉब कर रही थी। तो मुझे ऑफिस भी रोज जाना होता था और कॉलेज भी रोज आना होता था। तो ये दोनों चीजें, अब मेरा कॉलेज जब 8:30 से 3:30 का था, तो मैं 3:30 के बाद ऑफिस जाती थी। और जब मेरा कॉलेज 12:30 से 5:30 का हुआ, तो मैं 12:30 से पहले ऑफिस जाती थी और 5:30 के बाद ऑफिस जाती थी। क्या स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में बड़े। माइंड यू, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा कॉलेज यहाँ पे और मेरा ऑफिस वहाँ पे है। मैं यहाँ से यहाँ रोज जा रही हूँ, घर नहीं आ रही हूँ। मैं कपड़े लेके गायब हो जाती थी कई बारी। तो सो दिस इज हाउ इट, बट दैट थिंग प्रिपेयर्ड मी सो मच कि आज भी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ ना, एवरीबडी टू मी इज लाइक, तू सोती नहीं है क्या, तुझे नींद नहीं आती क्या? बिकॉज नाउ इफ यू लीव मी फ्री कि रेशु तेरे पास पूरे दिन भर आज कोई ऐसा काम नहीं है इन विच यू आर अचीविंग समथिंग, यू विल सी मी, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। मतलब मेरे लिए आई हैव चैनलाइज्ड थिंग्स इन अ वे कि यार अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली ना, एंड इट इज़ नॉट ओनली मटीरियल थिंग्स, इट इज़ लाइक मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको अगर मैं पढ़ दूँ ना माइक पे तो बंदा रो दे सुन के, वो भी मेरे लिए अचीवमेंट है। बट माई एनर्जी, माई क्रिएटिविटी, माई थॉट हैज़ टू कॉन्स्टेंटली गो समवेयर, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली फील लाइक कि अच्छा अगर मैं 100 लोगों के बीच में बैठी हूँ और 99 लोग एक तरीके से नहीं सोच पा रहे, पर मैं एक तरीके से सोच पा रही हूँ। सो माई पर्पज प्रैक्टिकली इज to let my perspective of thinking about this thing reach out to these 99 people, because they might not be able to look at this thing from that angle. True. और मुझे लगता है ना, जब आपको स्कूल में, जब बेसिकली जो आप बोलते हो ना रिशु शर्मा, कैसे वो रिशु शर्मा बनी, मेरा सागा प्रॉब्लम है तो जस्ट माइंड। अरे नहीं तो उसमें क्या सीन है कि जब तक हमको बचपन में अचीवमेंट नहीं मिलता कोई, या एक सेंस ऑफ अप्रूवल नहीं मिलता कि यार तुम ये कर सकते हो, तो वो एक मिला जब आप प्रीफेक्ट बने। प्रीफेक्ट बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये भाई कुछ बड़ी चीज़ है जो हमें मिली है, क्योंकि हमने देखा है रोज़, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार ये बंदा, इसकी बहुत इज्जत होती है, जो रोज़ चेक करके जा रहा है कि चोटी सही बनी है, ड्रेस सही है, जूते सही है, तो इसकी कुछ इज्जत तो है। और ये खड़ा भी होता है स्टेज पे, इसके बहुत सारे लोग देखते हैं, काइंड ऑफ फेम है उसके पास। तो जब हमें वो फेम मिलता है तो हमें भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। अब बचपन में ऐसा कोई और कुछ तो ऐसा कोई वो साधन था नहीं हम लोगों के पास जिससे हमें इतनी तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। ऐसे हो सकते कि प्राइजेस और इवेंट में चले जाएं जहाँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट होते हैं, उनमें चले जाओ तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड का फेम है वो, और पेपर में आ जाएगा फ़ोटो तो अच्छा है। इसीलिए 10th 12th के जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, पेपर में फ़ोटो आता है तो उनको भी एक वैसे ही हाई मिलता है कि अरे भाई हम तो फेमस हो गए। तो वो आपको मिला, उसकी वजह से एक रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पता है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो मैंने आज तक दिया नहीं। और वो क्रेडिट बनता है मेरी फैमिली का। मतलब बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट बनता है उन लोग का। रीजन बीइंग, रेशु शर्मा पैदा होते से ही सुपरस्टार है, ये मेरे घर वाले मान चुके थे। और ये बात वो आज तक और ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसमें पूरे घर को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि पूरा घर वो है ही नहीं। My mother, my father, 2 people. My nana nani,
and my dada, हम्म my masi and masaji. हम्म ये कुछ वो लोग हैं. मेरे मामा, मेरे जो बड़े वाले मामा, ही passed away in 2016. बट ये जो कुछ लोग हैं ना, इन लोगों ने अपने दिमाग में एक रेशु शर्मा एज अ अल्फा की इमेज बना रखी थी. तो इन्होंने जिस तरीके से मुझसे हमेशा बात करी है, जिस तरीके से इन्होंने मेरी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड किया है, उस तरीके से मैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस अल्फा रेशु शर्मा को देख पाती थी. यू विल नॉट बिलीव, माई दादा वॉज अ रिटायर्ड पुलिसमैन. 6 फुट 2 इंच के बंदे, ऐसे बड़े हट्टे कट्टे एकदम. दिस पर्सन यूज टू सिट एंड एवरी टाइम, एवरी डे व्हेन आई यूज टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं खड़े होके मन गढ़ंत कहानियां बनाती थी कि आज पूरा स्कूल बैठा था, मेरे अकेले का डांस परफॉर्मेंस हुआ, मैंने एक. दिस पर्सन न्यू फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट वर्ड कि ये झूठ बोल रही है. हाँ. ये बैठकर 1-1, 2-2 घंटे मेरी पूरी कहानियां सुनते थे कि ये क्या बोल रही है. बिकॉज उनको अंदर ही अंदर पता था कि ये आज झूठ बोल रही है पर ये कल ही कर देगी. मैं लिटरली आई यूज टू बी लाइक, आज मैं आपके लिए कुछ बना के खिलाऊंगी आपको. इतने बड़े ग्लास के अंदर पानी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक, हल्दी, धनिया, सब कुछ डाल डूल के मिक्स करके आपके लिए बना के लाई हूँ. ही यूज टू ड्रिंक द होल ग्लास एंड से इट वॉज रियली गुड. क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि तू जो कर रही है ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तू जो भी कर रही है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. माई फादर यू विल नॉट बिलीव, और मैंने कभी नहीं देखा. इट इज अ लॉन्ग ड्यू क्रेडिट. पापा जिस दिन ये पॉडकास्ट देखेंगे उस दिन ही विल बी एबल टू सी दिस. मेरी अगर 8th, 9th, 10th रैंक भी आती थी ना स्कूल में, एंड आई यूज्ड टू कॉल माई फादर एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड कि पापा मेरी ये रैंक आई है. पापा मुझे हर बात पे पता है क्या बोलते थे? थैंक यू. एवरी टाइम. मेरी फर्स्ट रैंक आई है, आई विल कॉल हिम, ही विल से थैंक यू. मेरी 7th रैंक आई है, आई विल कॉल हिम, ही विल से थैंक यू. एवरी टाइम ही विल से थैंक यू. ही वाज वेरी always so proud of whatever I have done. तो वो जो सेंस, जिस तरीके का एक उन्होंने मेरे दिमाग में क्रिएट कर दिया था ना, रेशु you just can't settle for less. My nana nani, my mama, I'll tell you, he passed away, he was very young, he was 29 years old. This guy, इस इंसान का सोशल सर्कल इतना बड़ा था ना कि ये 1.5-2 किलोमीटर की गली जाम करवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एक कॉल पे. वो सारे लोग रेशु को बाय फेस, बाय नेम एंड बाय क्वालिटीज जानते हैं, जबकि मुझसे कभी नहीं मिले जिंदगी में. बिकॉज दिस पर्सन यूज्ड टू गो आउट एंड बोस्ट अबाउट मी सो मच कि ऐसा. तो मेरे घर वालों ने मुझे घर की दहलीज से पैर बाहर रखने से पहले सेलिब्रिटी बना दिया था. और ये क्रेडिट मैं उनको कभी, मतलब माय मामा एंड माय दादा, आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम, एंड आई लॉस्ट देम इन 2016 when my 12th was also there. Okay. इन दोनों को ये ड्यू क्रेडिट कभी नहीं मिल पाया. बट अगर रेशु शर्मा में वो है ना, दैट यू कैन नॉट मेक मी फील लो, यू कैन नॉट मेक मी फील बैड, यू कैन नॉट make me feel underconfident, you just cannot, because 2 people who are not here have imbibed so much confidence in me कि मेरा confidence तोड़ना किसी जीते जागते बंदे के बस की बात ही नहीं. True. तो और जब ऑलरेडी, क्योंकि वो वाला बात है ना कि जब आप कोई ऑलरेडी परसेप्शन इतना स्ट्रांग कर देता है ना किसी का कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो फिर उसको चाहे बोलते रहे दुनिया वाले, जब उसे पता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि मैं कर सकता हूँ. ऐसे ही जाकिर खान के साथ भी हुआ है कि उसके दोस्त आसपास में मानते थे कि भाई तू तो स्टार बनेगा. तो कहता, जब वो दिल्ली में आए थे, उनका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तो फिर ये था कि यार कि लेकिन मैं घर पे तो स्टार हूँ ना, तो उनको नहीं बता सकता कि मैं यहाँ भूखा रह रहा हूँ या ऐसे रह रहा हूँ. तो वो बहुत सुंदर होता है कि हाँ, तो बहुत सुंदर होता है कि जब आदमी उस फेज़ में होता है, जब ट्रांजिशन चल रहा होता है उसका सुपरस्टार से एक रियल लाइफ देखता है, तो वो बताते हैं कि मैं अंदर से मैं स्टार ही था, लेकिन मैं किसी और को नहीं बता सकता था कि भाई तुम्हारा स्टार ऐसी सिचुएशन में. तो वैसा, तो जब चीज़ें बदलती हैं तो वो चीज़ें आपने सीखनी शुरू करी. कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद जब आगे बढ़े, क्या कहते हैं, जब हो गया कॉलेज ख़त्म, फिर जॉब लगी, जॉब के बाद दिल्ली की तरफ आना हुआ. तो ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली ही क्यों चुना, और दिल्ली में उससे पहले मुंबई, क्योंकि जर्नलिज्म किया है तो मुंबई का बहुत नाम आता है कि जर्नलिज्म है, तो वहीं सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं. तो दिल्ली कैसे आना हुआ,
और फिर दिल्ली में कितने पंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाई से पहले हो चुकी थी? हाँ मतलब स्कूल वगैरह में, कॉलेज में मेरे घर वालों ने ना मेरे को हमेशा से एक बात बताई थी, समझाई थी, हाँ या तो भसड़ करना मत, और करोगे तो घर से बाहर निपटा के आना। हाँ सही बात है। तो मैं घर के बाहर वाले गेट तक भी लड़ाइयाँ आई हैं, और घर के बाहर वाले गेट तक भी मैंने खत्म करे हैं मसले। कैसी कैसी लड़ाइयाँ होती हैं लड़कियों की? अजीबो गरीब, लड़कियों की नहीं, मेरी लड़ाइयाँ भी लड़कों के साथ ही होती थी। ओके, मेरी लड़ाइयाँ लेजेंड ऐसी होती थी कि लोग मेरी वैन रुकवा के मेरे को उतरवा लेते थे बाहर। कैसे बताओ, एक आध हमें दो इसका एक सीन फर्स्ट। मैं बताती हूँ। तो इट इज अ वेरी फनी स्टोरी। मेरी क्लास के अंदर एक बंदा था, आई वुड नॉट वांट टू टेक देयर नेम्स, उनकी शादियां वादियां हो गई हैं, अब मेरे को कोई बड़ी जल्दी शादी हो गई। तो ऐसे एक बंदा था मेरी क्लास में, और एक और बंदा था हमारे स्कूल में, वो वाज अ बॉक्सर। ओके, तो इन भाई साहब की और इन भाई साहब की कुछ बात पे झगड़ा हो गया, और मैं क्योंकि इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उन्हें लगा कि उठा लो। ऐसा भी होता था? ये मूवी सीन नहीं चल रहा है कुछ? अरे ये हाँ उठा लो, मतलब कर लो, कन्फिस्केट कर लो बंदी को। वैसा। तो मेरी जो वैन थी ना, उसके अंदर सारे 5th स्टैंडर्ड से नीचे के बच्चे जाते थे, और मैं आई यूज्ड टू बी ऑलवेज दैट फेवरेट। मैं मतलब जूनियर्स की फेवरेट, सीनियर्स की फेवरेट। कौन सी क्लास है ये मैं हूँ 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास बैच था उस टाइम। तो रोक लिया। अब इन्होंने मेरे घर के बाहर गाड़ी रोकी, मतलब घर के बाहर गाड़ी नहीं रोकी, हम जिस वैन में जा रहे थे उसको, एक सोसाइटी है पनोरमा, उसके बाहर रोक लिया। ड्राइवर उतरने लगा, मैंने बोला आप उतरोगे बहुत मारेंगे आपको। मैं उतरती हूँ, बच्चों को लो, छोड़ के आओ, वापस यहीं मिलूंगी। जहाँ मेरे को रोका है इसके सामने वाली गली के अंदर मेरा घर है। तुम मेरे को पूरे जयपुर में गए, तुमने मेरे को मेरे घर के पास रोका है। चलो ठीक है, रोक लिया। मैं बैठी हूँ, मैंने क्या किया, मैं उतरी। आई यूज टू कैरी अ फोन, इलीगल फोन। मेरे घर में बहुत भसड़ हुई थी इसके चक्कर में, मैंने एक फ़ोन लेके जाती थी स्कूल। तो मैं उतरी, मैं स्टेयर्स थी, उधर चढ़ी, मैंने एक ब्लू लेस का पैकेट खरीदा। मैंने पैकेट खरीदा, मतलब कर लो डिस्कस, तुम्हें तो मेरे को रोकना, तो रुक गई मैं। आई बैठी स्टेयर्स पे। अब उनमें से ना एक बंदा मेरे जानकार का जानकार था, तो मैंने उसको बुलाया साइड में, मैंने इधर आ, मैंने तू इसको जानता है? तो बोलता कि भाई है मेरा। मैंने वाह। तो बोलता भाई है मेरा। मैं बोला अच्छा। मैंने बोला इसको? तो बोलता हाँ भी है मेरा, हाँ ये भी मेरे भाई जैसा है। मैंने बोला जो तेरे भाई जैसा है वो मेरा भाई है। तो उसका ना दिमाग घूम गया कि ओहो गलत जगह आ गया, ये तो क्या कर दिया। क्योंकि उसके भाई को पिटते पिटते ना मेरे भाई ने बहुत बारी बचाया। तो वैसा, तो वो गया, जिन बंदों ने रोका था उसके दिया पहले तो एक चांटा खींच के रखा, रफा दफा हुआ मामला। वैन वाले भैया बाहर आए, मैं बैठी, निकल गई। तो मैं ना, हाँ मेरे साथ हर बार यही था कि एक तो मैं बोलने में, मेरी आपसे भसड़ हुई है, मैं आपको बोलूंगी ऐसे ना कि तू बता दियो कहाँ मिलना है, वहीं मिलेंगे। इतने कॉन्फिडेंस में बोलकर आती थी ना कि बाहर मेरी आर्मी है, कोई नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वन। बट मुझे ये था कि पापा ने, भैया ने जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग करी थी ना दिमाग में, तो लड़ाई कुछ हुआ नहीं, मजा नहीं आया कुछ? हाथ पैर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। लड़कियों में बात नहीं हुई? लड़कियों में कुछ कि इनके दे आर नॉट एट माय लेवल, ऐसा वाला हाल कि तुम मेरे बराबर ही नहीं हो? क्यों? क्योंकि यार मैं, लड़कियों की अलग भसड़ होती है ना, लड़कियों की अलग है, बहुत भसड़ होती है। और मेरे साथ पता नहीं क्यों था ऐसा कि मेरी सबसे ही बनती थी। ठीक है, सबसे ही, मतलब कई बच्चों का ऐसा होता है ना, मेरी सीट ये है, पूरी क्लास मेरी सीट है, मेरा बैग जहाँ रख दिया वो अच्छा वो तो छोड़ो, उसके बाद अटेंशन पे आते। तो ये लड़के जो, मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़के वाला जो केस हुआ था, ये इनका ही किसी का आपस का बहन आपस का था या आपके चक्कर में? नहीं मेरे चक्कर में, मेरे चक्कर में इतनी भसड़ होती नहीं। मेरे चक्कर में आप मेरे से आगे बात करो, मैं आपको रफा मना कर दूंगी, बोल दूंगी, खत्म हो जाएगा मैटर। बहुत अगली, अब जैसे हम लोग एक बार एनुअल फंक्शन था, मैं और मेरा एक फ्रेंड रात को 8 बजे के आसपास वो लेने जा रहे थे, चार्ट पेपर वगैरह कुछ, दूसरे कॉलेज के कुछ लड़के पीछे पड़ गए। अब ऐसे पड़ जाते क्या पीछे? कुछ तो किया होगा ना उसने। हम स्कूटी चला रहे थे, उन्हें लगा एकदम रैंडम खाली रोड है, एक लड़का लड़की जा रहे हैं तो चलो कर लेंगे, रोकते हैं इन्हें। हाँ, तो दिमाग मेरा बहुत तेज चलता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं रॉ में काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसी के बड़े भाई को कॉल किया, मैंने बोला बहुत देर से कुछ बंदे बंक मारा स्कूल आपने कभी? कॉलेज नहीं कर लेंगे। नहीं बंक कभी नहीं मारा। और पता नहीं, वही
जैसे बाकी सारे बच्चे सोचते थे ना, उससे थोड़ा सोचने का तरीका अलग था। मुझे ऐसा लगता था कि बंक का सिग्निफिकेंस, क्योंकि घर वाले ऐसे थे कि इनको बोल दिया नहीं जाना आज कॉलेज, हाँ मत जाओ, और फिर ये बोल भी दिया है ना, कॉलेज से यहाँ जाना है चले जाओ। और ये भी है ना कि आपने अपने आप को इतने बिजी कर दिया था कि बंक का ऑप्शन ही नहीं था कि मैं बंक हाँ। करके भी क्या करूंगी, काम पे तो मुझे वैसे भी जाना है, अगर घर जाऊंगी कि यहाँ पे बंक करके घूमते रहूंगी तो। कोई कभी 7th स्टैंडर्ड में मैंने पापा को बोला था कि मुझे मनाली जाना है, हाँ पापा ने पैसे निकाल के दिए, मनाली भेज दिया। 8th स्टैंडर्ड में बोला कहीं जाना है, वहां भेज दिया। 10th स्टैंडर्ड में स्कूल वाले गोवा लेकर जा रहे थे, गोवा चली गई। 10th में ही हाँ। क्या बात है। तो कभी कहीं जाने को, कुछ करने को रोका ही नहीं। हाँ। तो मुझे ऐसा था कि यार ये सब कुछ तो दे दे। इसी की वजह से पता है, टिल डेट दिस इज माई हैबिट, अगर मैं नाइट आउट पे हूँ, अगर मैं दोस्तों के साथ घूमने गई हूँ, मेरे साथ के सारे बंदे, सारी बंदियां झूठ बोल रहे होते हैं ना जब घर पे, तब मैं घर पे सच बोल रही होती हूँ। मेरे घर वालों को कोई भी इस दुनिया में जाकर मेरी किसी चीज़ की कंप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंप्लेन करने लायक चीज़ भी होगी ना तो भी उन लोग को पता है वो, बिकॉज उन्होंने मुझे बताओ तो सही मुझे क्या नहीं करना। हाँ। आपने कुछ रखी नहीं कंडीशन की, ये तो करना ही नहीं, तो मैं जो कर रही हूँ आपको बता रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ। मैं लिटरली घर पे कॉल करके बोल रही हूँ आज मैं नहीं जा रही घर पे, आज मैं यहाँ पे हूँ और हम लोग ये चल रहा है, पार्टी कर रहे हैं। दे आर कूल विद एवरीथिंग बिकॉज दे नो कि ये सच ही बोल रही है, कहीं जाएगी झूठ बोल के। ट्रू। वैसा। सबसे अब बहुत संस्कारी बात कर ली हमने, लेकिन सबसे पहले क्लब, और आपने सबसे पहले अल्कोहल कंजम्पशन कैसे किया है, कब किया है अल्कोहल? लेट्स नॉट गो देयर। क्लबिंग का बता देती हूँ, अल्कोहल वाला गाइस। तो हाँ, क्लबिंग मैंने, तो जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे ना, तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग खूब कोचिंग मैंने बंक करी है। हाँ। कोचिंग मैंने बहुत बंक करी है। हम लोग जाते थे, किस चीज़ की कोचिंग होती थी? यही कॉमर्स, अच्छा, अकाउंटेंसी। आपने मतलब एमकॉम किया है? 12th नहीं, B.Com? 12th मेरी कॉमर्स से थी, अच्छा, स्ट्रीम B- कॉमर्स था। हाँ। तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह की कोचिंग होती थी। तो कोचिंग मैंने कई बार बंक करी है। हम लोग जाते थे, हुक्का वुक्का पीते थे 11th स्टैंडर्ड में। दिन में हो रहे हैं ये तो क्लब? ये सब दिन में हो रहा है, ये क्लबिंग है ही नहीं, ये कैफेज है। हाँ, कैफे। क्लबिंग मैंने जेन्युइन, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो क्लबिंग मैंने स्टार्ट करी जब मैं रेड बुल का पार्ट बन गई थी। अच्छा। क्योंकि रेड बुल का मेरा वर्क कल्चर ही वो था कि आई हैव टू गो एंड फिगर आउट हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग एंटरटेन्ड इन द मार्केट। काफी शुगर कोट करा जा रहा है अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस को कि हाँ भाई देखो हम तो काम के चक्कर में हमने ना मेरे घर वालों को ये प्रॉपर्ली पता है कि हमारा काम जैसा काम नहीं होता था। हाँ। मैं मुंबई भी रही, मैं चंडीगढ़ भी गई रेड बुल से पहले, मतलब हाँ चलो क्लबिंग पे बताओ, छोड़ो मत करो कि हाँ रेड बुल। मैं आपको एक बहुत अच्छी वो बताती हूँ, जो आपने बताया ना जाकिर खान वाला कि सुपरस्टार ऐसे रह रहा है, तो एक बहुत अच्छी कहानी है। क्लबिंग कभी छोड़ दिया, चलो हाँ छोड़ दिया। ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है कि मैं जब यहाँ पे थी, दिल्ली जब मैं आई थी, तो मेरे पास ना 2500 रुपए थे अकाउंट में, है ना। और मेरे घर वालों को लग रहा था इसके पास फाइनेंशियल बैकअप है 50-60 हज़ार रुपए, तभी ये जाने की ऐसे बात कर रही है कि मैं 1 महीने दिल्ली जाऊंगी। जबकि जब मैं मुंबई गई थी तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन हैज बिन लाइक दिस कि मेरे पिताजी ने मुझे 1,75,000 रुपए देकर मुंबई भेजा था 2 महीने के लिए, दोनों हाथों से खर्च करो, वैसा वाला। हाँ। उससे पहले जॉब कर चुके थे आप, इंटर्नशिप कर चुके थे? रेड बुल की जॉब साथ चल रही थी। अच्छा। है ना। अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, रेड बुल छोड़ चुकी हूँ, मेरे पास 2500 रुपए। मुझे आकर सबसे पहले तो 6,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है ना, और घर है लक्ष्मी नगर विच इज अ खंडर, है ना। मैंने यहाँ आने के बाद 7 दिन अपने घर पे वीडियो कॉल नहीं किया। रीजन बीइंग उन्हें तो पता है ना हाउ डू आई लिव, मेरा क्या कल्चर है। उस घर के अंदर छिपकली, चूहे, कॉकरोच, मकड़ी, ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं था जो नहीं था। मैं अकेले आई हूँ और मेरे साथ जो मेरे कुछ दोस्त थे वो लोग, पुलकित वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दिस। तो हम गए, मैंने घर की सफाई वफाई करी, ये करा वो करा। अब उस टाइम पे ना पुलकित पेड द रेंट ऑन माई बिहाफ, उसको भी देना था वापस। तो घर से कुछ नहीं लेकर आई थी मैं, मेरे पास एक चद्दर थी और एक तकिया था। 7 days आई यूज टू ईट टिक्की छोले, कभी नीचे से कभी गोलगप्पे नीचे से, और वैसे करके वो 7 दिन निकाल दिए। 7 दिन घर पे अगर वीडियो कॉल करती तो वो बोलते कि दिखाओ घर कैसा है। हाँ। और घर दिखाने लायक नहीं था। 7 दिन के अंदर आई वॉज डूइंग अफिलिएट दैट टाइम, ठीक है। तो आई डिड अफिलिएट, आई मेड अराउंड 75,000 समथिंग 7 दिनों के अंदर। फिर मैं सोफा कम बेड लेकर आई, एक इंडक्शन लेकर आई, घर का नॉर्मल बेसिक जो सामान था वो लेकर आई, झाड़ू पोछा वगैरह लिया। When all of this happened, that time I called my parents and then I showed them कि अच्छा मैं यहाँ रह रही हूँ। हाँ। और ऐसा सीन है। वो 7 दिन मैंने बात नहीं करी, पर हाँ, तो जो वो एक आग होगी ना, जब तक वो लग्जरी मिल नहीं रही है, वो रात कैसे कट रही थी क्या? वो रात ऐसे कट रही थी कि वो रात में मैं किताब लिख रही थी।
ओके उन रातों को मैं किताब हाँ लिखती थी ये है वो किताब का ये सीन है ना, वो किताब नो पैशन। कि ठीक। हाँ फिर क्या 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 था इस। अब लोगों ने पैशन को इतना बड़ा हवा बना लिया। मेरे जैसे बंदे जिन जैसा मैंने आपको बोला था कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है या ये करना है का ऑप्शन ही नहीं है, ये है, दोनों करना है। वो बंदे जिनके पास कोई पैशन नहीं है, जैसे कि एक बंदा म्यूजिशियन है, उसको पता है मुझे म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक मेरा पैशन है, वो बोल रहा है। ऐसे ही एक बंदा है क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है, दिस इज माई दिस थिंग। मेरा कोई ऐसी पर्टिकुलर पैशन है ही नहीं, मुझे जो कर रही हूँ वो करने में मजा आ रहा है।